बच्चों, RS बिस्ट द ट्यूटर पर मैं रविंद्र सिंह बिस्ट आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पे मैटर का क्लासिफिकेशन किया था। तीन तरह के मैटर मैंने वहां पर एक्सप्लेन किए थे। पहला था डायमैग्नेटिक मटेरियल, जो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा था या मैग्नेटिक फील्ड से दूर भाग रहा था। दूसरा था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्लाइटली अट्रैक्ट हो रहा था। और तीसरा था फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा था। तो ऐसा क्या है कि कुछ सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड से दूर भाग रहे हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कुछ और स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। तो इसको समझाने के लिए हमारे पास जो थ्योरी है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। और सबसे पहले आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की उस प्रॉपर्टी को समझेंगे जिसमें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट भागता है। तो इसको समझाने के लिए हमारे पास है एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। और इस एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म में पहली चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि केवल आयरन या और चीजें हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती हैं। हकीकत में इस दुनिया में जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सारे के सारे सब्सटेंसेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। उनमें मैग्नेट होता ही होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं कि इस दुनिया में जितना भी मैटर है वो सारे के सारा एक छोटे से एटम से मिलकर बनता है। और एटम के चारों तरफ न्यूक्लियस, एटम के जो सेंटर में होता है वो न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब देखिए, जब ये सारे के सारे मैटरों में एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो इलेक्ट्रॉन जब इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो फ्लो ऑफ चार्ज हम करंट बोलते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व कर रहा है तो करंट इधर की तरफ फ्लो हो रही है। यहाँ करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि करंट फ्लो ऑफ चार्ज को बोलते हैं। जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है और करंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होती है। ये करंट फ्लो हो रहा है इसमें। और जब करंट फ्लो हो रहा है तो ऑस्टेड ने कहा था, मैंने आपको ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट आपने 10th में भी किया था और मैंने भी समझाया था कि ऑस्टेड ने कहा कि जहां जहां भी करंट फ्लो हो रही होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और इसीलिए जब ये इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है तो करंट इधर फ्लो हो रही है और करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर जो है मैग्नेट बन गया, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, मैग्नेट बन गया। यानी जो मैग्नेटिज्म का बेसिक रीजन है वो ये है, इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होने से करंट प्रोड्यूस होगी और करंट प्रोड्यूस होने से मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा, मैग्नेट क्रिएट होगा। तो हर सब्सटेंस जो मैटर से हर सब्सटेंस है जो वो एटम से बना हुआ है। एटम के चारों तरफ, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन से ही, चाहे वो स्प्रिंग मोशन हो और चाहे वो ऑर्बिटल मोशन हो, उन दोनों से ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है। और वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें यहां मिल रही है जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बन रहा है या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि जो मैग्नेटिज्म का बेस है वो यही है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वही इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो कर रहे हैं और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है। तो ये तो था बेसिक रीजन। अब आइए आप इसमें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे क्रिएट हो रहा है। देखिए, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी उन सब्सटेंस में होता है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन होंगे, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जिसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 6 हो गया या 8 हो गया या 10 हो गया, जिनमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन होंगे उन्हीं में डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट होगी। अब ऐसा क्यों, ऐसा जो है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या क्रिएट हो रहा है या आप समझ भी सकते हैं। मान लीजिए कि ये 6 इलेक्ट्रॉन है एक एटम में, जिस एक एटम के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। लेकिन आपने केमिस्ट्री में भी कर रखा है कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं। एक ऑर्बिटल में अगर एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इसे निकालें तो ये 6 इलेक्ट्रॉनों को मैं एक ही साथ बना रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, 2
एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये, और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये है। इनका रिवॉल्यूशन अलग अलग डायरेक्शन, ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है। तो दोनों जो है एक दूसरे के जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, जो मैग्नेटिज्म वो एक क्रिएट कर रहे हैं, जो वो दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा उतना एंटी क्लॉकवाइज है। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, मान लीजिए क्लॉकवाइज को मैं +2 से दिखाता हूं, तो एंटी क्लॉकवाइज को मैं -2 से दिखा रहा हूं। तो दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल आउट हो गए, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो गया। ऐसे यहां पर भी ये वाला +2 है और ये वाला -2 है, तो इसका भी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इसका भी 0 हो गया। एग्जाम्पल दिया मैंने केवल। और तीसरा एग्जाम्पल ये है कि एक का अगर +2 है तो दूसरा -2 है, इसका भी जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 0 है। अब यहां देखिए कि इनके जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ये 0 आ रहे हैं, यानी एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होता है, यानी वो एटॉमिक मैग्नेट नहीं होता है, वो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट उसका 0 हो गया। अब जब हम इसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के यहां पर हम जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं यहां पे ऐसे करके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, जो हमने बी लगाया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है कि जिसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन में होती है उसको तो ये रिटार्ड कर देता है, उसको कम कर देता है। और जिसके मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन इसके मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उसको ये एक्सेलरेट कर देता है। ऐसे इसका भी, ये भी जब जो इसकी डायरेक्शन में है उसको डिसलरेट करेगा, और जो इसका अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको एक्सेलरेट कर देगा। तो ये जो है क्या करता है कि मान लीजिए इसने डिसलरेट कर दिया तो ये +1 हो गया इधर वाला, ये -2 वाला एक्सेलरेट कर दिया तो ये -3 हो गया, इसको एक्सेलरेट कर दिया। तो पहले जो मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे वो मैग्नेटिक मूवमेंट अब एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। इसका जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया, इसका वो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट -2 इधर हो गया। ऐसे यहां पर ये +1 हो गया था और ये -3 हो गया था, तो यहां पर भी -2 इधर की तरफ हो गया। ये +1 हो गया था और ये -3 हो गया था, तो ये -2 इस तरफ हो गया। यानी आप ये देख रहे हैं कि इन सब के जो मैग्नेटिक मूवमेंट हैं, जो पहले मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, उसकी वजह से एटम का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 था। अब जब हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो इसने उस मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन उस मैग्नेटिक मूवमेंट के इलेक्ट्रॉन को जो इसकी डायरेक्शन में जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट था उसको तो डिसलरेट किया, और जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में था उसको एक्सेलरेट कर दिया। तो अब ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, अब ये इनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ ना कुछ होता है। और जब इनका मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ ना कुछ होता है, कौन सा मैग्नेटिक मूवमेंट, जो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट लगा है, मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट ये लगा हुआ है इस तरह से, तो वो अब ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया। क्यों हो गया मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज? क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट इसने एक्सेलरेट किया जो इसकी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में था, यानी ये वाला दूसरा वाला -2 से -3 हो गया, यानी -2 से -3 हो गया, -2 से -3। और जो इसकी डायरेक्शन में था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में था, उसको इसने डिसलरेट किया, +2 से +1 कर दिया, यहां पर भी +2 से +1 कर दिया। और इसीलिए ये जो एटम है जिसके अंदर ये 6 इलेक्ट्रॉन है, वो एटम मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया। यही आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यहां रहेगा। इसे आप समझ गए होंगे। ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब आइए आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बाद पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्लाइटली मैग्नेटाइज हो जाता है। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस था जो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ था, लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। और ये केवल उन्हीं सब्सटेंस में इसका ये प्रॉपर्टी पाई जाती है जिनका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर है, जो इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर हैं वो ऑड हो। ऑड, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 7 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। और अगर मैं इसको दिखाऊं इसमें, तो ये हो गया 1, ये 2, 4, 6 और 1 के साथ, ये आप इस तरह से दिखा सकते हैं।
होम्स रूल्स आप जैसे दिखाते हैं वैसे दिखा सकते हैं आप इसमें। अब यहां देखिए क्या यहां पर भी, यहां पर तो क्या था कि जितने एटम के सारे जब जब हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाने से जो है इस मैग्नेट के इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के सारे एटम न्यूट्रल थे, उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 था, क्योंकि जितना एक का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट भी उतना ही था, और उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया था अपोजिट डायरेक्शन में लगे होने के कारण। तो यहां भी यही है, इन दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैं फिर वही मानू, ये +2 ये -2 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, ये +2 -2 +2 -2 ये है। तो ये +2 -2 जब ये है तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट 0 इन पेयर का, इस पेयर का भी मैग्नेटिक मोमेंट 0 और इस पेयर का भी मैग्नेटिक मोमेंट 0। तो क्या ये सिंगल जो इलेक्ट्रॉन है उसका मैग्नेटिक मोमेंट फिर भी बचा हुआ है। इन सारे के सारे पेयर इलेक्ट्रॉनों के मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो रखे हैं यहां से यहां तक, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट अभी भी वहां है। कहने का मतलब ये है कि जिस एटम के अंदर ये 7 इलेक्ट्रॉन है उस एटम में नेट मैग्नेटिक मोमेंट ये +2 अभी भी है, और इसीलिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का हर मैग्नेट, हर एटम खुद एक मैग्नेट होता है इसके कारण। बाकी ये जो 6 हैं, 6 इलेक्ट्रॉनों ने अपने मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल कर दिए, लेकिन 7th इलेक्ट्रॉन के कारण अगर आप यहां देखें, ये 7th इलेक्ट्रॉन है आपका, तो 7th इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अभी भी वहां है, और इसीलिए इसका जो हर एटम है वो खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। आप अगर ये एटम लेंगे तो ये खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, एटमिक मैग्नेट होगा। जबकि वो काम यहां नहीं था, यहां जो है जिस एटम के अंदर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन थे, उन 6 के 6 इलेक्ट्रॉनों का मैग्नेटिक मोमेंट 0 था। तो अगर आप उस एटम को ऐसे करके बनाते हैं तो उस 6 इलेक्ट्रॉन वाले एटम में उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, न्यूट्रल है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में 7th इलेक्ट्रॉन के कारण आपका यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ आ रहा है। तो यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उस एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 7th इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पर है उसका मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा ही रहेगा यहाँ पे। बाकी के जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देंगे, और इसीलिए 7th इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। एक चीज तो ये है, ये इसमें आप समझ रहे होंगे कि इसमें हर एटम खुद एक मैग्नेट है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, जबकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, वो 0 होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट उसमें 0 होता है। अब यहां पर देखिए कि वैसे तो इस एटम के अंदर इस 7th इलेक्ट्रॉन के कारण इसका मैग्नेटिक मोमेंट है जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और यहां पर जब आप इसे लेंगे भी कि ऐसे जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है, जबकि उसका हर एटम एक मैग्नेट है, लेकिन फिर भी उसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है सब्सटेंस का वो 0 होता है। और उसे आप इस तरह से दिखा दे सकते हैं इसमें यहां कि वो इसलिए होता है ऐसे क्योंकि एक एटम का एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट अगर इस तरफ है तो दूसरे एटम का एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट उसका अपोजिट है। इस तरह से आप दिखा सकते हैं, ये हो गया और ये हो गया। यहां पर आप देख रहे हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का हर एटम खुद एक मैग्नेट है, क्योंकि हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इस ऑड वाले इलेक्ट्रॉन के कारण है, लेकिन उनका एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे एटम के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर रहा है, यानी वो एटॉमिक मैग्नेट रैंडमली ओरिएंटेड है। और जब वो एटॉमिक मैग्नेट रैंडमली ओरिएंटेड है तो वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट उसका 0 हो जाता है। यहां पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। अब जैसे हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, यहां पर हमने जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो सारे के सारे इन मैग्नेट के मूवमेंट को अपनी डायरेक्शन में ले आता है, वो अपनी डायरेक्शन में ले आएगा एक ही डायरेक्शन में। ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया हमने, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन सारे के सारे एटॉमिक मैग्नेट को एक ही डायरेक्शन में ले आता है, अपने ही डायरेक्शन में ले आता है, और इसीलिए इसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज हो गया। जबकि आपको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लगा था और ये मैग्नेटाइज अपोजिट डायरेक्शन में हुआ था। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जितने भी जब हम इसमें एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं
तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड सारे के सारे एटॉमिक मैग्नेट को अपनी ही डायरेक्शन में ले आता है और इस तरह से ये मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटिक मूवमेंट इसका कुछ ना कुछ आता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब यहां पर बच्चों ये था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का एक एग्जाम्पल था कि कैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होता है। अब यहां पर एक चीज है बच्चों जो ये कहता है कि जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, यानी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी हर एटम में पाई जाती है, चाहे उसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो और चाहे उसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। और उसका रीजन आप यहां से देख सकते हैं। यहां पर देखिए जब हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बनाया था स्ट्रक्चर तो 6 इलेक्ट्रॉनों ने इनके मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो गए थे और 7th इलेक्ट्रॉन के कारण इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आया था, यानी 7th इलेक्ट्रॉन के कारण पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई। अब अगर हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, इधर की तरफ अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे इसमें, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में ये 7th इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में रखेगा जिस डायरेक्शन में ये एक्सटर्नल फील्ड डाल रखा है। लेकिन इन 6 इलेक्ट्रॉनों के कारण जो ये थे बाद बचे हुए पहले के 6 इलेक्ट्रॉन थे जिनका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 था शुरू में, अगर हम यहाँ पर फिर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो फिर वही होगा जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में होगा। इसको उसने डिसलरेट कर दिया, इसको एसलरेट कर दिया, इसको डिसलरेट कर दिया +2 से +1, यहाँ एसलरेट कर दिया, यहाँ +2 से और फिर यहाँ -3 से। कहने का मतलब है कि 7th इलेक्ट्रॉन तो चलो कोई बात नहीं, उसके कारण पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है, लेकिन इसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आ रही है। और उसका रीजन ये है कि यहां पर ये +2 -2 जो कैंसिल हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, ये +2 का +1 हो गया, डिसलरेट हो गया इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, और -2 से -3 का इसका मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सेलरेट हो गया। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो -2 और ये जो -2 जो प्रॉपर्टी है ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन 6 इलेक्ट्रॉनों के कारण जो यहां भी था पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में, ये इन 6 इलेक्ट्रॉनों के कारण ये जो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट हुई थी, अपोजिट डायरेक्शन वाले को मैग्नेटाइज कर दिया था, वो यहां भी मैग्नेटाइज हुआ अपोजिट डायरेक्शन वाला, अपोजिट डायरेक्शन वाले को एक्सेलरेट कर दिया था। और जब एक्सेलरेट कर दिया था तो इसी के कारण डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई थी। तो इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में 7th इलेक्ट्रॉन के कारण पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, लेकिन बाकी के 6 इलेक्ट्रॉनों को भी जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उनके कारण इसके अंदर भी डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो 7th इलेक्ट्रॉन के कारण आ रहा है, लेकिन बाकी के जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो भी जब एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर रहे हैं तो उनके कारण डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है। और इसीलिए हर सब्सटेंस में डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो और चाहे वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में तो होगी वो प्रॉपर्टी। तो इसीलिए ये कहते हैं कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसकी जो प्रॉपर्टी होती, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होती है, वो सारे सब्सटेंस में पाई जाती है। तो यहां पर भी ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, लेकिन डोमिनेट क्योंकि 7th इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कर रही है, तो इसीलिए पूरा का पूरा एटम 7th इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अडॉप्ट करता है। लेकिन उसके अंदर डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है जो कम होती है, जिसकी इंटेंसिटी कम होगी। 7th इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो डोमिनेट करती है इनके ऊपर, और इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो रहेगी, लेकिन 7th इलेक्ट्रॉन के कारण जो इसमें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो इसमें डोमिनेट करेगी। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब ये है कि डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, जबकि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो इवन इलेक्ट्रॉन है वो तो कैंसिल आउट कर देते हैं, जो ऑड वन इलेक्ट्रॉन है वो उसके कारण, जैसे यहाँ पर 7th इलेक्ट्रॉन के कारण डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, 7th इलेक्ट्रॉन के कारण जो प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है। तो ये था आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और ये था आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एटॉमिक थ्योरी के बेस पे। अगर आपको ये वीडियो, अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।